नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह आपकी 8 बजे क्लास होती है करंट अफेयर की। और ये करंट अफेयर की तड़का सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि आने वाले आगामी सभी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एनटीपीसी सीवीटी 2 और भी आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस सीरीज का आज हमारा ये पार्ट नंबर 65 है। तो बहुत मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। तो अगर ये सेशन आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को बीएसए जी का नाम लेकर। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है। भारत ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किस वित्तीय संस्थान से $250 मिलियन लोन का समझौता किया है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो यह समझौता सेंट्रल वाटर कमीशन और 10 राज्य सरकारों ने वर्ल्ड बैंक से किया है, और इस रकम से वो लॉन्ग टर्म डैम सेफ्टी प्रोग्राम इससे चलाया जाएगा। भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार का काम होगा, और इस समझौते का नाम दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस समझौते का नाम क्या है? दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना समझौता, यानी कि ड्रिप, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, DRIP2। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक का आप मुझे बताइए मुख्यालय कहाँ पर है। तो वर्ल्ड बैंक का जो आपका हेडक्वार्टर है, ये दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो नोट कर लीजिए आप सभी लोग। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और वर्ल्ड बैंक का जो है गठन कब किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था आपका जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का जो गठन किया गया था ये आपका 1944 में किया गया था। और वर्ल्ड बैंक के जो भी अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष आपके हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम, मैंने कल भी आपको ओलंपिक वाले वीडियो में पढ़ाया था फिलहाल, कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष के बाद ओलंपिक में मेडल जीता? 21 साल के बाद, 31 साल, 41 या फिर 51? देखिए, भारत की हॉकी टीम को ओलंपिक में आखिरी पदक जो है 1980 में मॉस्को में मिला था, जो कि गोल्ड मेडल था। तो गोल्ड मेडल भारत को इससे पहले 1980 में मॉस्को में मिला था, वह भी गोल्ड था। और अब 41 साल के बाद, 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि जीता है। और टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जर्मनी को 5-4 से इसमें हरा दिया। तो भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं ये है मनप्रीत सिंह जी। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि इस ओलंपिक में खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है, और वे जो है मेडल को डिजर्व भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए आप लोग। काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती खिलाड़ी जो रवि दाहिया हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो हमने आप लोग को पहले भी बता दिया है कि टोक्यो ओलंपिक में अगर हम बात करेंगे रवि दाहिया की, जो कि 57 किलोग्राम भार वर्ग से हैं, और इन्होंने मेडल जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। टोक्यो ओलंपिक में जो मुक्केबाज रही हैं लवलीन लवलीन बोरगोहेन, 69 किलोग्राम भार वर्ग में, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो फिलहाल तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो फिलहाल इसमें आपका आ जाएगा कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के
भारतीय दल के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा थीम सॉन्ग लॉन्च किया है? तो मैंने आप लोग को इसके विषय में अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन आज आप नोट कर लीजिएगा। इसका है कर दे कमाल तू। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग भी कर दे कमाल तू। तो 24 अगस्त 2021 से टोक्यो में शुरू होने वाले और पैरा ओलंपिक खेलों में 54 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो केंद्रीय युवा मामले और जो खेल मंत्री है हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो नोट कर लीजिए सबसे पहले आप लोग, अनुराग ठाकुर जी कौन है? कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है इस समय? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, जिन्होंने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया है। और इस गाने के संगीतकार और गायक जो हैं वो हैं संजीव सिंह जी, जो लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू, इसके जो गायक हैं संजीव सिंह जी हैं। इसके गायक कौन है दोस्तों? संजीव सिंह जी हैं, नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए। दोस्तों ईरान की राजधानी है तेहरान। सबसे पहले आपको बताते हैं ईरान की, तब तक आप मुझे बताइए कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन न्यू जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ईरान की जो कैपिटल है वो आपकी तेहरान है। ये ईरान की कैपिटल है और इसकी मुद्रा चलती है ईरानी तोमन। यहाँ पर आपकी मुद्रा चलती है ईरानी तोमन। ये क्या है? ये करेंसी है। इसके अलावा इब्राहिम राइसी, अगर आपने चूज किया इब्राहिम राइसी तो बिल्कुल राइट होगा। उन्होंने 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। उन्होंने हसन रोहानी की जगह ली है, जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे। इब्राहिम राइसी मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। आपको बता दें कि ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर होता है सर्वोच्च धार्मिक गुरु। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर कौन होता है? वहां का सर्वोच्च धार्मिक गुरु। राइसी का शपथ ग्रहण समारोह ऐसे वक्त पर हुआ जब ईरान वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए आप प्रत्यक्ष बातचीत में फंसा हुआ था। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एलआईसी की नई प्रबंध निदेशक का नाम बताइए। दोस्तों एलआईसी की न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? उषा दास, नीलम रेड्डी, इवरने बतूता या फिर मिनी आईपे? तो मिनी आईपे होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। बात करें अगर हम लोग आज एलआईसी की, सबसे पहले एलआईसी का जो मुख्यालय है ये कहां पर, हेडक्वार्टर। एलआईसी का जो मुख्यालय है ये है आप लोग का मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एलआईसी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आप लोग के? इसके अध्यक्ष हैं M.R. कुमार जी। एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं वो आपके M.R. कुमार जी हैं। तो मिनी आईपे जी यह आपके 1986 में अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल हुई थी और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालने से पहले वह लीगल डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त एलआईसी का आईपे जो है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, आईपीओ लाने की तैयारी जो है चल रही है। और एलआईसी जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय सेवा संस्थान है, जिसकी बैलेंस शीट है 31 लाख करोड़ रुपए। इसका स्थान यह देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बाद, जिसकी संपत्ति है 39.51 लाख करोड़ रुपए। फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा, एलआईसी के जो एमडी बनाई गई हैं वो है मिनी आईपे जी हैं। एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, जिसके अभी अध्यक्ष हैं M.R. कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? 1, 3, 5 या फिर 7? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 7 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर टॉप 500 कंपनियों की एनुअल रैंकिंग है, जिसमें अगर हम बात करेंगे भारतीय कंपनियों में सबसे पहले नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर है भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ऑयल, तेल और प्राकृतिक गैस, राजेश एक्सपोर्ट्स, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम।
तो हमारी भारत की 7 कंपनियों को इसमें जगह मिली है। और टॉप 10 में आपका आता है वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका की कंपनी है, स्टेट ग्रिड चाइना की है, अमेजन.com अमेरिका की है, चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम ये नंबर 4 पर। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, हमारे भारत के इसमें जो है 7 कंपनियों को चुना गया है। चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह का आयोजन किया? देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लद्दाख की। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा कि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह का आयोजन किया है। तो लद्दाख प्रशासन ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ पानी के महत्व की जागरूकता के लिए पानी माह का आयोजन किया है। तो उपराज्यपाल आर के माथुर ने 1 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की। इस दौरान अलग अलग जगहों में पानी के सैंपल की जांच भी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। इसकी कीमत बाजार में 700 करोड़ रुपए है। यह नीलम समूह श्रीलंका के रत्नापुरा के एक घर के कुएं में मिला है। रत्नापुरा को श्रीलंका के रत्नों की राजधानी कहा जाता है। दरअसल हीरो के व्यापारी मिस्टर गोमेज घर के आंगन में कुएं की खुदाई करवा रहे थे, यह उस वक्त मिला है। माना जाता है कि इस इलाके में रत्न जो है काफी ज्यादा मात्रा में है और इस नीलम का वजन जो है 510 किलोग्राम बताया जा रहा है और इसे नाम दिया गया है सेरेंडिपिटी सफायर। सेरेंडिपिटी सफायर इसको नाम दिया गया इस नीलम को। दरअसल यह कई नीलम का एक गुच्छा है जो मिट्टी या कीचड़ की वजह से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। माना जा रहा है करीब 40 करोड़ साल पहले यह बना होगा। अब कई लोगों को पता नहीं होगा कि नीलम क्या है, सुन लीजिए। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। यह आपका एल्यूमिनियम भस्म ऑक्साइड है। जब यह लाल के सिवाय अन्य वर्ण का होता है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम भी बनाया जाता है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है श्रीलंका, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को किस जगह तैनात किया? देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को फिलहाल हासीमारा पश्चिम बंगाल में तैनात किया है। कहां पर? हासीमारा पश्चिम बंगाल में तैनात किया है। भारत को अब तक 36 में से 26 राफेल विमान मिल चुके हैं। तो उसने जो है इसे दसॉल्ट एविएशन से मंगाए हैं। पहला स्क्वाड्रन जो है आपका अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन आप लोग का अब हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर अगस्त 2021 में तैनात किया गया है। तो रूस से सुखोई जेट आयात किए जाने के बाद 23 वर्षों में राफेल जेट भारत का पहला लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है? इसका जो निर्माण है फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख दसॉल्ट एविएशन ने किया है। फिलहाल जो दूसरा वाला जो स्क्वाड्रन है इसको जो है किस जगह पर जो है तैनात किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाशीमारा पश्चिम बंगाल। आइए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ट्राइका यानी कि त्रिची कार्बाइन का निर्माण किया? किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ट्राइका त्रिची कार्बाइन का निर्माण किया? कोलकाता, तिरुचिरापल्ली, जबलपुर या फिर चंडीगढ़? देखिए दोस्तों, ये क्या है त्रिची? यह त्रिची जो है असॉल्ट राइफल का छोटा संस्करण है। यह त्रिची असॉल्ट राइफल का छोटा संस्करण है। कार्बाइन ट्राइका को पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, हेलीकॉप्टर चालक दल यानी कि हेलीकॉप्टर क्रू और सुरक्षा कर्मियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बैरल ग्रेनेड को भी लॉन्चर भी पेश किया है और इसका उपयोग AK-47 राइफल पर किया जा सकेगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है तिरुचिरापल्ली, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब होगा तिरुचिरापल्ली। किस राज्य ने, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। किस राज्य ने अगस्त 2021 में भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये राज्य आपका कौन सा है? उत्तराखंड है और इस ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ठीक है ना?
उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। तो ये है इस ऐप का नाम है। इसे जो है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यूएसडीएमए ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से डेवलप किया है। इसके जरिए भूकंप से बहुत कम वक्त पहले इसके बारे में पता चल सकता है। ठीक है ना। तो वार्निंग सिस्टम को लेकर काफी लंबे समय से काम चल रहा था और इस ऐप को केवल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन अब आम लोगों के लिए यह उपलब्ध होगा। दरअसल उत्तराखंड भूकंप के जोन 5 में ही आता है, मतलब बहुत ही खतरनाक। इसकी वजह से यहाँ पर भूस्खलन, ग्लेशियर के फटने के मामले देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड के अभी जो सीएम है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगर हम बात करेंगे इस टाइम के उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो इसमें आपको मिल जाएंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग, पुष्कर सिंह धामी जी हैं यहाँ के सीएम एंड राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी। आइए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं कुछ बहुत ही स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ, जिस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आगे बढ़े इससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग क्लास से जुड़ पाए। आइए अब देखिए आपके कुछ स्पेशल प्रश्नों की शुरुआत करते हुए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या दिया गया है। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक में किन दो देशों में जुबानी भिड़ंत हो गई है? रूस और चीन, रूस और यूएसए, जापान और चाइना, चाइना और यूएसए। तो यहां से आप लोग का सही जवाब क्या होगा आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपका आंसर आ रहा है चाइना और यूएसए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है चीन और यूएसए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण बीआरओ ने किस दर्रे पर किया है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का जो निर्माण है बीआरओ ने किस दर्रे के पास किया है? तो आपका सही जवाब होगा उमलिंगा ला दर्रा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है उमलिंगा ला दर्रा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क करीब 19,300 फीट की ऊंचाई पर, करीब 19,300 फीट की ऊंचाई पर एलएसी के पास स्थित है। इसके साथ ही भारत ने वॉल्विया के 18,953 फीट की सड़क के रिकॉर्ड को भी बेहतर कर दिया है। ठीक ना। तो उमलिंगा ला लद्दाख में स्थित है और ऊंचाई में नेपाल के माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है। सर्दियों में अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या होता है, ठंडों में तापमान जो है 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर जो है सामान्य स्थानों की तुलना में लगभग 50% कम है। तो सड़क का जो निर्माण है फिलहाल बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इसका जो निर्माण है किसने किया है? बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है ना। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उमिंगला। आइए मैं थोड़ा सा आप लोग को इसके विषय में बताता हूं कि बीआरओ, सबसे पहले इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है। ठीक है ना। तो बीआरओ के जो महानिदेशक हैं ये है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी जो है इसके महानिदेशक हैं और बीआरओ का जो हेडक्वार्टर है ये आपका है नई दिल्ली में है। बीआरओ का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को। ठीक है ना। तो दुनिया का याद रखें, दुनिया का सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का जो निर्माण है ये किस दर्रे के पास किया गया है? उमलिंगा ला दर्रा के पास। और बीआरओ के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई की पहली महिला निदेशक कौन है? डॉक्टर धृति बनर्जी, विमला देवी, स्मृति ईरानी या फिर आकांक्षा दास। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डॉक्टर धृति बनर्जी, बिल्कुल राइट है। यह एक विपुल यानी कि प्रोलिफिक साइंटिस्ट है जो जंतु भूगोल, वार्गिकी, पद विज्ञान, ठीक है ना,
एंड मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक में शोध कर रही हैं। आइए थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूँ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI के बारे में। सबसे पहले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ZSI की स्थापना की गई थी आपके जुलाई 1916 में। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1916 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आप लोग का कोलकाता में है। ZSI का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये आपका कोलकाता में है। और ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। और कुल क्षेत्रीय केंद्र है इसके 16। कुल इसके क्षेत्रीय केंद्र कितने हैं? 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स, सट्टेबाजी या दांव लगाने वाले पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए होगा मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट। तो भाई अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो ऑनलाइन गेम्स था इस पर बैन लगाने वाले जो है तमिलनाडु ने बैन लगाया था। तो तमिलनाडु के इस बैन को वहां की अदालत ने रद्द कर दिया। तो आपका सही जवाब होगा मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने 1930 में पारित तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम में 2021 में किए गए एक संशोधन को मंगलवार को रद्द कर दिया। इस संशोधन के तहत दांव लगाए जाने के साथ रम्मी और पोकर के ऑनलाइन गेमिंग पर भी बैन लगा दिया गया था। अदालत ने टीएन गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के भाग 2 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दांव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अदालत ने कहा है कि जिस संशोधन को रद्द किया गया है उसे कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जो कि तर्कहीन रूप में किया गया हो। पीठ ने कहा है इसलिए यह अदालत संविधान के उल्लंघन के रूप में संशोधन को पूरी तरीके से रद्द कर देती है। दरअसल राज्यों में कुछ युवाओं के द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद उनके आत्महत्या करने की घटनाओं के कारण राज्य सरकार ने कानून पेश किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य विधायिका ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए कानून ला सकती है, लेकिन बैन करना सही नहीं है। सट्टेबाजी या दांव लगाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर तमिलनाडु से पहले ही आंध्र प्रदेश ने भी बैन लगा चुकी है। तमिलनाडु के सीएम अभी कौन है? आपके MK स्टालिन है। तमिलनाडु के दोस्तों इस टाइम सीएम कौन है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, MK स्टालिन तमिलनाडु के सीएम अभी वर्तमान समय में आपके हैं स्टालिन जी हैं। एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है? आपके बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं ये है बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति। दोस्तों RBI ने जो है द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी कि बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा अगस्त 2021 में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। यह रेपो रेट कितनी है? देखिए RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट बदलाव नहीं किया है, और यह रेपो रेट कितनी है? 4% है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4% होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा है? तो केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम रखा है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड बिल्कुल राइट होगा। तो केंद्र सरकार ने 6 अगस्त 2021 को फैसला किया है। तो मेजर ध्यानचंद ने अपने नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए थे, और उनका जन्म दिवस 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक, ठीक ना, देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य के, ठीक ना, किस राज्य के SCTIMST संस्थान में स्थापित किया गया? दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब होगा केरल होगा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है केरल के
श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, आई मीन SCTIMST में इसे स्थापित किया गया है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है केरल, बिल्कुल राइट है। केरल के सीएम कौन है आपके? पी विजयन। केरल के जो आपके सीएम हैं वो अभी कौन है? पी विजयन है। और केरल के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान जी, श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है, सभी लोग बताइए कीजिए आप लोग, भाई बाकी लोग कितने रह गए? जितने भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर करते रहिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अगले 2 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी अगस्त 2021 में दे दी है? 1023, 2023, 3023 या फिर होगा 4023? तो इसमें आप लोग का हो जाएगा 1023। इसमें 389 विशेष पॉक्सो अदालतों को भी शामिल किया गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1023। किस अदालत ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं? तो ये कहा है आपके सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं ये मौत की सजा के मामलों के अलावा कैदियों की क्षमा के ना कैदियों को भी क्षमा कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम न्यायाधीश है कौन? अगर मैं बात करूं आपके CJI के, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये तो पेपर में आ ही जाता है क्वेश्चन, NV रमण जी हैं, ठीक है ना। तो NV रमण जी जो इस टाइम CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया, बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आर्टिकल 161 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 161 के तहत कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति का प्रयोग वास्तव में राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यपाल अपने दम पर करता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 161 किसी राज्य के राज्यपाल को कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सजा को माफ करने, राहत देने, ठीक ना, या सजा देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। हालांकि राज्यपाल को राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस आपका मनाया जाता है 6 अगस्त को। बात 1945 की है। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक दौर में पहुंच रहा था और मित्र देशों की जीत लगभग तय हो चुकी थी। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिर्फ जापान ही था जो मित्र देशों को टक्कर दे रहा था। तो जुलाई 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन जर्मनी के शहर पोट्सडम में मिले और तय किया कि जापान बिना किसी शर्त के समर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। तो बात है 6 अगस्त 1945 की। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय, क्या नाम था, लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया और इसके 3 दिन बाद ही जापान के जो नागासाकी शहर था इस पर दूसरा परमाणु बम गिराया। दोनों शहर जो है तबाह हो गए थे। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और जो बच गए उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई। दुनिया में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ है। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता को फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो अगर आपका आंसर 6 अगस्त आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 2 बार के ओलंपियन शंकर शिवल्डियम का निधन 5 अगस्त 2021 को हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, मुक्केबाजी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। तो अगर आपका आंसर फुटबॉल आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है।
भारत केसरी कुश्ती दंगल, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 किस पहलवान ने जीता? तो ये जीता है आपके लाभांशु शर्मा ने। तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है लाभांशु शर्मा तो बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया, शाबाश। वह उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ऐसा जो है पहली बार हुआ है जब उत्तराखंड के पहलवान ने अवार्ड जीता है। ओके, तो भारत केसरी प्रतियोगिता तमिलनाडु में अगस्त 2021 में आयोजित की गई थी। तो जिसका आंसर आ रहा है लाभांशु शर्मा, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आप लोग का किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोग का 23 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका 23 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसे में अगर आपका आंसर 23 जुलाई आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। भारत की उम्र दराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन 22 जुलाई 2021 को हो गया। यह किस राज्य की रहने वाली थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। और आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर कि केरल में साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 107 वर्ष की थी ये हमारी भागीरथी अम्मा जी, 107 वर्ष की। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत की उम्र दराज छात्रा, देख रहा हूँ सबसे ज्यादा उम्र दराज छात्रा थी जो कि 107 साल की थी। अब ये केरल से ही होंगी, क्यों भाई? केरल ही जो है एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा साक्षर है, तो वो चाहता है कि और भी लोग साक्षर बने, वहां के लोग 100 में 100% हो जाए। तो केरल में साक्षरता जो है परीक्षा उत्कीर्ण करने वाली 107 वर्ष की महिला भागीरथी अम्मा का निधन हो गया। तो भागीरथी अम्मा के 107 साल की उम्र में परीक्षा उत्कीर्ण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कार्यक्रम में उनकी तारीफ भी की थी। तो केरल के कोल्लम जिले के प्रकुल्लम निवासी भागीरथी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए केंद्र सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया था। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 वर्ग भार वर्ग में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है प्रिया मलिक। हंगरी के बूडापेस्ट में चल रहे वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में 25 जुलाई 2021 को प्रिया ने 73 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से शिकस्त दी है। आपको बता दें कि भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं। आपको बता दें कि प्रिया जो है 2019 में पुणे में खेलो इंडिया 2019 में, दिल्ली में और 17वीं स्कूल गेम्स में 2020 में पटना में, इन सभी में जो है नेशनल कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। प्रिया मलिक ने साल 2020 में राष्ट्रीय स्कूल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और ये है हमारा टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। भारत ने 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही जवाब होगा 22,480 मेगावाट। तो यह जानकारी एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा के मानसून सत्र में दी है। वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? प्रेजेंट टाइम में है 6,780 मेगावाट है। देश में कुल हमारे 22 रिएक्टर भी जो है ऑपरेशन में है। ओके, तो फिलहाल 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य तय किया गया है? 22,480 मेगावाट। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 22,480 मेगावाट, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी लोग को पसंद आया होगा और इसका जो पीडीएफ कोर्स है करंट अफेयर का वो आप लोग को बीएसए ट्रिकी क्लासेस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं, वहां पर मैंने जो भी क्लासेस कराई है सारी पीडीएफ फाइल A to Z आपको वहां मिल जाएंगी और रोज ऐप पर आपकी पीडीएफ फाइल भी अपडेट होती रहेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना रखते हैं। जिन दोस्तों को क्लास पसंद आई है तो हर रोज सुबह 8 बजे क्लास को आप जरूर देखा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही डेली हम लोग जो है पूरे 1 साल के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो करीब 1 से लेकर 64 तक मैंने बहुत सारे कंटेंट को जो है अपलोड कर दिया है, जिसमें करीब 6 मंथ की करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसके आगे की और
अब तक के जो आज तक के जो नए वाले प्रश्न बचे हुए, अब कुछ हम लोग यहाँ पर न्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। ओल्ड सीरीज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं जो आप लोग के पहले से पूछे जा रहे थे एग्जाम में लगातार, और उसी मुहिम में हम लोग यहाँ पर आगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को पढ़ना है, नोट्स बना लेना है प्रॉपर, जो आपको समझ में ना है उसको पूछते रहेगा, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहेगा। तो हम मिलेंगे आप लोगों से अब बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।